हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबको एमएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम आपके लिए फैक्ट वीडियोस के साथ साथ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, जिससे आप नीट, एम्स, जिपमर जैसे एंट्रेंस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। आपको एंट्रेंस एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम न हो, इसके लिए हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका एंट्रेंस एग्जाम देने में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आज हम क्लास 11 का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड्स को समझेंगे, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा। हम इस चैप्टर में बहुत से हेडिंग को कवर करेंगे जो हमेशा एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, ये क्या है, यानी लिविंग क्या है। लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स को देखते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल के प्रति सेंसिटिव और उसके लिए सूटेबल रिस्पॉन्स देना आदि लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फ्यूचर हैं। मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रिप्लिकेट करने की क्षमता, सेल्फ ऑर्गेनिज्म तथा इंटरेक्ट और इमरजेंसी आदि को भी हम इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं सजीव क्या होते हैं। सजीव क्या होते हैं? वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, सजीव कहलाते हैं। हम सजीव के बहुत से इसमें कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे, पढ़ेंगे। हम इसमें ये भी जानेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम तथा किंगडम के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क तथा की के बारे में समझेंगे। हम डिवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स में नॉमेनक्लेचर तथा आइडेंटिफिकेशन को भी समझेंगे। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे, जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो यह हम कुछ इन सब चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे नोट किए हुए हैं। इन सब चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रोथ करते हैं। अब ग्रोथ क्या होता है? जीव के भार, आकार, संख्या में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं, यानी ग्रोथ कहते हैं। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत होता है, जबकि जंतुओं में एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है। जंतुओं के कुछ शरीर भागों जंतुओं के जो कुछ शरीर होते हैं, जैसे कि नाखून हो गया, बाल हो गया, नष्ट हुए कोशिकाएं हो गई, इनमें वृद्धि होती रहती है। यानी इनको रिपेयर करने के लिए नई ऊतकों का निर्माण होते रहता है। और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा ही होती है, जिससे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से उसे आसानी से हम देख सकते हैं और गिन सकते हैं। यदि भार वृद्धि का भी लक्षण है, तो निर्जीव के भार में वृद्धि होती है, ये सत्य है। यह एक प्रकार की बाह्य वृद्धि है, बाह्य वृद्धि होती है। यानी जो हमने तो समझ लिया, फिर हम इस पॉइंट वाई को भी समझ लेते हैं। मल्टी सेल जो इंडिविजुअल होते हैं, उनके मास और नंबर में वृद्धि होती है, यानी दोनों वृद्धि होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा होता है। प्लांट में ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा पूरे जीवन काल में होती रहती है। एनिमल में यह ग्रोथ कुछ एज तक ही होता है, जैसे कि मनुष्य हो गया, कुछ जीव हो गए, इनमें एक एज तक ही ग्रोथ होती है। फिर भी सेल डिवीजन कुछ टिश्यू में होती है, ताकि नष्ट हुए सेल की जगह नई सेल आ सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं। हम इन्हें आसानी से इन वैक्ट्रो कल्चर्स में माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आसानी से देख के काउंट कर सकते हैं। अधिकतर जो हाइगर एनिमल्स और प्लांट होते हैं, उनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है
वो मैच्योरिटी इवेंट की तरह होता है, यानी इसके समान होता है। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है माउंटेन हो गया, बिल्डर्स हो गया और सेंट माउंट हो गया। इन सब चीजों में जो ग्रोथ होता है, उन्हें ग्रोथ की सरफेस पर सब्सटेंस के कारण होती है। जो इनके सरफेस पे जो वृद्धि होती है वो इनके सब्सटेंस यानी कुछ पदार्थों को एकत्रित होने के कारण होती है। जैसे कि छोटे से रेत का टीला हो गया, उस पे ज्यादा से ज्यादा रेत उड़ के आते हैं और एकत्र होते जाते हैं, तो उसके आकार में वृद्धि हुआ। और वृद्धि हुआ ना, वही यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें वृद्धि होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर की ओर होता है, इसलिए ग्रोथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यह कैरेक्टर्स जिन कंडीशन में ऑब्जर्व होता है उसे एक्सप्लेन करने की यह क्षमता चाहिए कि यह लिविंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक है। एक डेड ऑर्गेनिज्म कभी ग्रोथ नहीं करता। आप जानते हो जो मरा हुआ चीज होता है वो कभी ग्रोथ नहीं करता, जैसे कि टेबल हो गया, मेज हो गया, ये सब कभी ग्रोथ नहीं करते। अब पढ़ता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी प्रोगेंसी यानी अपने संतान को उत्पन्न करना है, जिससे अधिक से अधिक या कम से कम फ्यूचर पेरेंट्स से मिल सके। निर्वात रूप से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। फंजी लाखों एसेक्सुअल स्पोर्स द्वारा मल्टीप्लाई कर आसानी से फैलता है। ईस्ट और हाइड्रा जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में ब्रीडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जो ईस्ट और हाइड्रा होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ब्रीडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। प्लेमेरिया जो होता है यानी कि फ्लैट वार्म्स में ट्रूली जनरेशन होता है। इसके फ्लैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म अपने नष्ट हुए पार्ट को रीजनरेट कर लेता है और इस प्रकार एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फंजी, फ्लैगमेंटस, एल्जी, मोसेस के प्रोटोनेमा सभी फ्रैगमेंटस द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्जी या एमीबा में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में पर्यायवाची हैं, अर्थात सेल की संख्या का बढ़ना। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शब्दों का उपयोग करना अस्पष्ट नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे म्यूल हो गया, स्टेरिक वर्क बेस हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इस प्रकार रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती। हमारा जो पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं वो अपने वसंता यानी अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। बहुकोषीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतान उत्पत्ति करना है, जिसके लक्षण उनके जनक यानी पेरेंट्स से मिलता है। जो संतान ये उत्पत्ति करते हैं उनका जो लक्षण होता है वो अपने पेरेंट्स से मिलता है। निर्वात रूप से यहाँ हम लैंगिक जनन के सौंदर्य में चर्चा कर रहे थे। जीवों में अलैंगिक जनन भी होती है, जैसे जीवाणु प्रोटिस्टा विखंडन यानी फ्यूजन द्वारा होता है। कवक अलैंगिक जीवाणुओं यानी एसेक्सुअल स्पोर्स तथा खंडन द्वारा। ईस्ट एवं हाइड्रा में मुकुलन यानी ब्रीडिंग द्वारा होता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें जनन नहीं होता, जैसे कि म्यूल मैंने बताया ही, इन सब में जनन नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं another characteristic of life in metabolism। इसको भी हम समझ लेते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने होते हैं। जो केमिकल्स छोटे बड़े विभिन्न क्लासिक साइज
फंक्शन आदि वाले होते हैं। ये लगातार बने रहते हैं और अन्य बायोमोलिक्यूल्स में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। इस परिवर्तन को केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्या होता है। सभी जीवों में स्वयं का जीवन चलाने की योग्यता होती है तथा जीवन के भरण पोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जीवों के कार्य करने, उसमें परिवर्तन लाने अर्थात वृद्धि, गति तथा अन्य क्रियाकलापों में प्रयोग होती हैं। यह ऊर्जा कोशिका में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। जीवों के शरीर में, जो जीव होते हैं उसके शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता मेटाबॉलिज्म कहलाती है। मेटाबॉलिज्म में दो क्रियाएं अर्थात उपापचय यानी कि एनाबॉलिज्म तथा अपचय कैटाबॉलिज्म सम्मिलित होता है। उपापचय एक संश्लेषणात्मक क्रिया होता है जिससे सरल अणुओं से जटिल अणुओं या जटिल अणुओं का निर्माण होता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के सहयोग से जटिल कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण होता है। इसका सूत्र जैसे कि सूत्र होता है 6CO2 प्लस 12H2O। सूर्य के प्रकाश में इसको जब इति किया जाता है तो C6H12O6 तथा प्लस CH2O प्लस CO2 के रूप में बनता है। जबकि अपचय एक विघटनकारी प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणु सरल अणुओं या परमाणुओं में टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के अणु जल एवं कार्बन हाइड्रेट के विघटित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि C6H12O6 प्लस CO2। इसको हम एंजाइम के साथ इति करते हैं तो C जो इसका प्रोडक्ट मिलता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा मिलता है। किसी भी निर्जीवों में उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र यानी सेल फ्री सिस्टम में अपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीवों के शरीर से बाहर परखनली में की गई उपापचय क्रियाएं न तो जैविक है और न ही निर्जीव, अतः निरपवाद रूप से उपापचय क्रियाएं जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन के योग को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, यानी उपापचय क्रियाएं इनमें नहीं होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन तो शरीर के बाहर यानी सेल फ्री सिस्टम में भी प्रदर्शित हो सकती हैं। ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर टेस्ट ट्यूब में होने वाली आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन न तो लिविंग है और न ही नॉन लिविंग है। मेटाबॉलिज्म को विभिन्न एक्सपेक्शन के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। टेस्ट ट्यूब में होने वाली आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन लिविंग थिंग्स नहीं होती, लेकिन वास्तव में ये लिविंग रिएक्शन होती हैं। जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म में जो टेस्ट ट्यूब में लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन वास्तव में लिविंग रिएक्शन इनके अंदर होती रहती हैं। इसलिए बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ फॉर्म का डिफाइनिंग फ्यूचर होता है। इसीलिए लाइफ फॉर्म का इसका डिफाइनिंग फ्यूचर कहा जाता है। सराउंडिंग या इन्वायरमेंटल के स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिव और रिस्पॉन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्पष्ट और टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर होता है। इसका सबसे टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर होता है। स्टिम्युलेंट फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। इसमें जो स्टिम्यूल होते हैं वो फिजिकल,
केमिकल या बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। हम अपने सेंस ऑर्गन द्वारा अपने इन्वायरमेंटल को पहचान लेते हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो अपने इन्वायरमेंटल को पहचान लेते हैं कि जो इन्वायरमेंटल है वो हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसका पता लगा लेते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों में फोटो पीरियड सीजनल ब्रीड में रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है। जो फोटो पीरियड होता है वो सीजनल ब्रीड्स और रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है। सभी ऑर्गेनिज्म बॉडी में प्रवेश करने वाले केमिकल को हेडलाइन करते हैं। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बॉडी में प्रवेश होने वाले केमिकल को हेडलाइन करते हैं। इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म को सराउंडिंग से अवगत रहते हैं। इसलिए जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सराउंडिंग से अवगत होते हैं। मानव ही केवल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे सेल्फ कॉन्शियस होता है। जो ये मानव होता है ना, उसी को केवल सेल्फ कॉन्शियस होता है। सेल्फ कॉन्शियस क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियस वो होता है जो खुद को समझना है। केवल इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने आप को समझ सकता है। अपने आप को क्या, वो दूसरों को भी समझ सकता है। इस प्रकार कॉन्शियस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। इसी कारण जो कॉन्शियस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। मानव के विषय में चर्चा करने पर लिविंग स्टेट और डिफाइन करना और कठिन हो जाता है। कोमा में लेटे पेशेंट में हेड तथा लंग्स को चलाए रखने के लिए मशीन लगाई होती है। पेशेंट का ब्रेन डेड होता है। जो पेशेंट होता है उसका ब्रेन जो होता है वो डेड हो चुका होता है। सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती है। ऐसे पेशेंट जो कभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाते हैं तो इन्हें हम लिव कहते हैं या नॉन लिविंग। ये समझना मुश्किल हो जाता है।